welcome to MSc classes. I am Naman Mangal and I am your biology mentor. So students, last 2 वीडियोस में हम लोग न्यूट्रिशन को पूरा कवर कर लिया था. अच्छा, अगर आप लोग ने न्यूट्रिशन नहीं देखा है, मतलब मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसको नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक दे दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम लोग ने कवर कर लिया था. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन. ठीक. अच्छा, मैंने न्यूट्रिशन में वो डिस्कस किया था, क्या? डाइजेशन. डाइजेशन में मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स फूड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक, मैंने यही बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स फूड होते हैं वो सॉल्युबल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक. अच्छा, मैंने ये भी बताया था जो डाइजेशन प्रोसेस जो अभी बताई मैंने, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है. ठीक, जो हमारी बॉडी है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन नहीं करती. अच्छा, अगर हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन नहीं करती तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती कैसे है? सोचने वाली बात है. ठीक, जो हमने खाना खाया उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिली. ठीक, तो वो एनर्जी मिली किस प्रोसेस के थ्रू? ये भी तो सोचने वाली बात है. तो जो हमारी एनर्जी मिलती है हमारे फूड के थ्रू वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है. ठीक, कौन सी प्रोसेस? रेस्पिरेशन. ठीक है. अच्छा, मैं अगर बात करूं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? जब हमारा फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस करता है. ठीक, जो हमारा फूड है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस करता है. तो क्या कर होता है फिर? हमारे CO2 और वाटर क्या होते हैं? वो वेस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और हमारी एनर्जी जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है. ठीक. अच्छा, कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ. मान लीजिए ये है आपका फूड. ठीक, ये रहा आपका फूड. ये फूड है. ठीक, तो इसमें मैंने अभी क्या बताया? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होगी. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस हुई फूड की. फिर क्या हुआ? फूड की ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस के बाद मैंने अभी बताया कि CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. CO2 रिलीज हो जाएगा. उसके बाद क्या रिलीज होगा? साथ में वाटर रिलीज होगा. ये भी बताया मैंने अभी. और साथ में क्या रिलीज होगा? मतलब क्या हमारी बॉडी को चाहिए होगा? एनर्जी. हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा? फूड जो है हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस करेगा. ठीक, जो CO2 और H2 है ये क्या हो जाएंगे? वेस्ट मटेरियल्स हैं. ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे वेस्ट मटेरियल्स की फॉर्म में. ठीक है, और एनर्जी हमारी बॉडी ऑब्टेन कर लेगी. अच्छा, अगर मैं इस एनर्जी की बात करता हूँ तो ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर तो होगी. अगर मैं पूछूं ये किस फॉर्म में स्टोर होगी? ठीक है, अब हमारी बॉडी ने एनर्जी ऑब्टेन की वो किस फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन की? तो ये किस फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन करते हैं? ATP के थ्रू. ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. जो एनर्जी हमारी बॉडी ने ऑब्टेन की वो किस फॉर्म में ऑब्टेन की? तो ATP के फॉर्म में ऑब्टेन की. अच्छा, अगर मैं ATP का फुल फॉर्म देखूं तो क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ठीक, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो ऐसी ही होती है. जब हमारा फूड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस करता है, ठीक है, उसके बाद CO2 और H2 जो है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है. ठीक, और एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन करती है? ATP की फॉर्म में. ठीक, और ATP का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. अच्छा, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन के टाइप्स की, तो रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स की मैं अगर बात करूं तो रेस्पिरेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. दूसरा कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, मैं अगर एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस देखूं तो मेनली मुझे सबसे पहले एक डिफरेंस नजर में आता है. कौन सा? कि जो एरोबिक होता है और एनारोबिक में एक डिफरेंस क्या हो सकता है? अच्छा, ये देखिए, एरोबिक में हमें क्या चीज दिख रही है? एयर. ठीक है, क्या दिख रहा है? एयर. अच्छा, एयर में क्या फाउंड होता है?
क्या पाया जाता है एयर में? O2। ठीक, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि एरोबिक में क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की, इन प्रेजेंस ऑफ O2। और जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी वो बिल्कुल इसकी उल्टी होगी। ठीक, मतलब कैसे? इसमें इन एब्सेंस ऑफ O2। ठीक, इसमें क्या होगा? O2 फाइंड नहीं होगा। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस जो होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है। वैसे अभी 2-3 डिफरेंस और होते हैं, जब हम उसको अभी पूरा पढ़ेंगे, जब अलग अलग करके दोनों रेस्पिरेशन प्रोसेस को, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने अभी बता दिया क्या होता है। O2 की प्रेजेंस में पूरी रिएक्शन होती है। ठीक, यही होता है। अच्छा, चलिए इसकी मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक, अच्छा देखिए, ये मान लीजिए ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है। ठीक, मतलब ग्लूकोज क्या है? एक तरह का फूड है। ग्लूकोज फूड है। ठीक, फिर क्या होगा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें? पायरूवेट में। पायरूवेट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये पायरूवेट में ब्रेक तो हो गया, पर ये कैसे ब्रेक हुआ? किस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक हुआ? तो प्रोसेस का नाम होगा ग्लाइकोलिसिस। कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, आपसे वेरी शॉर्ट में एक चीज और पूछी इसमें जा सकती है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो आप बता सकते हैं जब ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। मतलब ऐसी प्रोसेस जो ग्लूकोज को पायरूवेट में ब्रेक कर दे, वही प्रोसेस कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, पायरूवेट का अगर मैं दूसरा नाम लूं तो इसको हम पायरूविक एसिड भी बोल सकते हैं। आप पायरूवेट बोलिए या पायरूविक एसिड बोलिए, एक ही चीज होती है। ठीक है, तो अच्छा मैं अगर ये बात करूं, जो ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक हुआ, ठीक, ये किस सेल ऑर्गेनल्स में होता है? तो आप ये याद रखिएगा, ये किस में होता है? इन साइटोप्लाज्म। ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अच्छा ये पायरूवेट में ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये किसकी होती है? प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, तो O2 की प्रेजेंस में ये आगे होगी। अच्छा, ये जो आगे होगी ये किस सेल ऑर्गेनल में होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म में हुई थी, अब जो प्रेजेंस ऑफ O2 में रिएक्शन होगी ये किस में होगी? इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक, अब आगे होगा क्या? आगे ये होगा कि जो हमारी ये पायरूवेट है ये किस में ब्रेक हो जाएगा? CO2 में। ठीक, और H2O में। CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी के जो मोल्स होंगे, कौन से मोल फॉर्म में होंगे? अभी मैंने बताया था पीछे कि ATP के फॉर्म में होंगे। तो ATP के कितने मोल्स हमें मिल जाएंगे? 38 ATP। ठीक है, 38 ATP मोल्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे किस प्रोसेस में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, शुरू में क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरूवेट में ब्रेक होगा इन साइटोप्लाज्म। ठीक, फिर पायरूवेट क्या होगा? O2 की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया किस में ब्रेक हो जाएगा? CO2 में, H2 में, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी के कितने मोल्स होंगे? मोल्स याद रखिएगा 38 मोल्स ATP। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। तो यही होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसकी भी स्टार्टिंग सेम होती है। जो ग्लूकोज मतलब फूड, ये क्या होगा? आपका पायरूवेट में ब्रेक होगा। पायरूवेट में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, पायरूवेट में ब्रेक होगा कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ठीक, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरूवेट में ब्रेक हो जाएगा। कौन से सेल ऑर्गेनल में? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो जाएगा। अब आगे की जो रिएक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक में मैंने अभी आपको बताया था कि O2 की क्या होती है? इसमें
एब्सेंस होती है, तो आगे रिएक्शन जो होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये जो आपकी आगे रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक, और किसमें होगी, एब्सेंस ऑफ O2 में। ठीक, इसको आप आगे फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपके क्या बन जाएंगे, C2H5OH बन जाएंगे, एथिल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। ठीक, और वाटर सॉरी CO2, और हमारी जो एटीपी की एनर्जी है वो भी रिलीज होगी। अच्छा, यहाँ 38 एटीपी मोल्स थे, पर यहाँ हमारे कितने मोल्स आएंगे, 2 एटीपी मोल्स आएंगे, 2 एटीपी मोल्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मोल्स आए थे, 38 एटीपी मोल्स आए थे। ठीक, और एनारोबिक में कितने आए हैं, 2 एटीपी मोल्स आए हैं। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, इसमें एनर्जी मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा है कि एनारोबिक में एनर्जी ज्यादा है, आप बताइए। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें 38 मोल्स है, इसमें 2 मोल्स है, तो एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, साफ बात है कि एरोबिक में ज्यादा होगी। ठीक, तो हमारा अगर मतलब मैन है, मतलब इंसान है, उसको कम एनर्जी चाहिए होगी कि मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि कम एनर्जी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो एरोबिक का एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, फिर मैन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ ज्यादा एनर्जी है तो मैन को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं, ग्लूकोज का यहाँ हमें जो हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, यहाँ कितने मोल्स थे, 1 मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल था, और यहाँ जब हम आए तो पायरूवेट के कितने मोल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, कैसे हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में आपने देखा था कि ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताई थी, कि ग्लूकोज में हमारे कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है, और जो हमारा N वो पायरूवेट है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक, तो यहाँ 6 कार्बन या 3 कार्बन, तो हमारा जो 6 कार्बन है वो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, 3 कार्बन की पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, मैं अगर एरोबिक में एक चीज और बात करता हूँ कि अब अगर मैं बात करूं कि जो वो रिएक्शन होती है, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, मतलब ब्रेक डाउन जो होता है पार्टिकल्स का। ठीक, ऐसे समझिए, पार्टिकल्स का जो ब्रेक डाउन होता है वो एरोबिक में ज्यादा अच्छे से होता है कि एनारोबिक में। ठीक, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में, कि जो पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है वो एरोबिक में ज्यादा अच्छे से होता है कि एनारोबिक में। तो आप याद रखिएगा, जब मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा, मतलब चार्ट बनवाऊंगा डिफरेंस का, तब मैं उसमें लिखवा दूंगा। पर आप अभी याद रख लीजिए कि जो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है पार्टिकल्स का, वो एरोबिक में ज्यादा अच्छा होता है, एनारोबिक में कम होता है। ठीक है, मतलब एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ज्यादा होता है, किससे, एनारोबिक से, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं एनारोबिक में एक चीज की और, एनारोबिक में मैं एक चीज की और बात करता हूँ। अभी मैंने एनारोबिक में आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस बताया। ठीक है, एनारोबिक में एक प्रोसेस और होती है, कैसी, वो भी सेम होती है। इसमें क्या होता है बताओ, जो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज होता है। ठीक, मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाता है, पायरूवेट में। पायरूवेट में ब्रेक, मार्कर सही करो, मार्कर सही करो उसको। तो मैं बात करूं दूसरी एनारोबिक प्रोसेस की, मतलब एनारोबिक में मैंने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस बता दी, और अगर मैं सेकंड प्रोसेस की बात करता हूं तो चलिए देखते हैं।
इसमें क्या होता है, बाकी प्रोसेस लगभग सेम होती है। कैसे? मतलब ग्लूकोज जो होगा वो पायरूवेट में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, पायरूवेट में ब्रेक हो जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अभी बताया था आपको, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरूवेट में ब्रेक हो जाता है। ठीक। अच्छा, पायरूवेट के आगे क्या होता है इसमें? बाकी सब सेम रहता है, इन एब्सेंस ऑफ O2। और जो हमारी हमने फर्मेंटेशन पढ़ी थी, इसके बजाय इसमें क्या हो जाता है? इन मसल टिश्यू। ओके। अच्छा, मसल टिश्यू की मैं अगर ये बात करता हूँ तो मसल टिश्यू की मतलब कैसे कैसे आगे प्रोसेस होगी? अच्छा, मान लीजिए जब आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक, मान लीजिए आपने काफी रनिंग की, 4-5 किलोमीटर लगातार दौड़ते चले गए, थक गए, उसके बाद ठीक, जो आप उस 4-5 किलोमीटर लगातार दौड़े, ठीक, उसके बाद आपकी बॉडी कितनी थक गई होगी? थक गई होगी, सीधी बात है। अगर थक गई होगी तो हमारी बॉडी में जो O2 की वो होगी एब्जॉर्बेशन, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, O2 हमारी बॉडी में ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर O2 ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक, तो एब्सेंस ऑफ O2 होगा। ठीक, अगर O2 ऑब्टेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फिर क्या बनेगा? हमारी बॉडी में बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक। अच्छा, हम लैक्टिक एसिड क्यों बनाएंगे? हमारी बॉडी में O2 ऑब्टेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फिर एनर्जी जो है ऑब्टेन नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम मसल टिश्यू में लैक्टिक एसिड को फॉर्म करेंगे। ठीक, लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होगा हमारी बॉडी में, उसके साथ क्या फॉर्म होगा? 2 ATP मोल्स होंगे। मोल्स भी क्या होंगे? ऑब्टेन होंगे। अच्छा, जो मैंने अभी बताया, जब आप रनिंग करेंगे, थक जाएगी बॉडी, ठीक, तो हमारी बॉडी में O2 ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, भले थोड़ी मिल जाए। एरोबिक की तरह 38 मोल्स नहीं मिल रहे, पर यहाँ 2 मोल्स तो मिल रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कुछ तो प्रोवाइड होगी। ठीक, तो इसी वजह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड जो है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, मतलब जो हमारे लैक्टिक एसिड यहाँ फॉर्म हुआ, ये हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जब आप रनिंग करके आएंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी है, जब वो थकी होगी, ठीक, मतलब जब आप दौड़ के आए उसके बाद तो थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी क्या होगी? थकी होगी, रेस्ट तो उसको मिला नहीं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी थकी होगी तो उसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा और उस वजह से हमारी बॉडी में क्या होंगे? दर्द होने लगेगा। ठीक, हमारी बॉडी में क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, बॉडी में क्या होगा? पेन होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्या काफी समय तक पेन होता ही रहेगा? मतलब पेन क्या 2-4 दिन, 5-6 दिन तक पेन होता रहेगा? ऐसा नहीं है। तो पेन हमारी बॉडी में कब तक रहेगा? जब तक हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ऑब्जर्व रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड ऑब्जर्व रहेगा हमारी बॉडी में, तब तक हमारी बॉडी में पेन होता रहेगा। जैसे ही हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा, वैसे हमारी बॉडी में पेन नहीं होगा, मतलब पेन जो होगा वो खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो यही एनारोबिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक मैंने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस बताई थी और एक मसल टिश्यू वाली प्रोसेस बता दी। ठीक है, एरोबिक में भी मैंने बता दिया। तो यही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इनका चार्ट, मतलब इनके बीच में 3-4 डिफरेंस देखेंगे। ओके, चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। वैसे मैंने समझा दिया, जरूरत तो है नहीं, पर चलिए देख लेते हैं 2-4 डिफरेंस। ये होते हैं एरोबिक, ये होता है एनारोबिक। अच्छा, मैं एरोबिक की बात करता हूँ तो एरोबिक में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं। मैंने बताया था इसमें क्या होते हैं? कंप्लीटली ब्रेक डाउन पार्टिकल्स होते हैं। कंप्लीटली ब्रेक डाउन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अच्छे से पूरी तरह कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है? पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक में कंप्लीटली और एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन। ठीक। अच्छा, सेकंड डिफरेंस देखें तो इसमें हाई एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है।
ठीक, हाई एनर्जी कैसे ऑब्जर्व होती है? अच्छा मैंने अभी बताया था एरोबिक में 38 मोल्स एटीपी मिलता है हमको और एनारोबिक में सिर्फ 2 मोल्स एटीपी मिलता है। तो एनर्जी ज्यादा किस में हुई? एरोबिक में हुई, सीधी बात है। ठीक है, लेस एनर्जी। ओके, तो ये आपके अच्छे तीसरी डिफरेंस की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं ये क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 होती है। ठीक है, ये किस में होती है? O2 की प्रेजेंस में होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इन O2 के एब्सेंस में होती है। ठीक है, तो क्या मैंने डिफरेंस बता दिए? इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होते हैं। इसमें हाई एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है, इसमें लेस एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है। और इसमें हाई एनर्जी कैसे? इसमें 38 मोल्स होते हैं, 38 एटीपी मोल्स होते हैं और इसमें 2 मोल्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस बताया था मैंने। और इस ये O2 की प्रेजेंस में होती है और ये O2 के एब्सेंस में होती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। रेस्पिरेशन मतलब क्या प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लिए, एरोबिक और एनारोबिक, उनको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। तो ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कवर करेंगे आज। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन प्लांट्स। अच्छा मैं अगर प्लांट्स की बात करूं तो मैंने लास्ट न्यूट्रिशन क्लास में डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कौन से न्यूट्रिशन से ऑब्टेन करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। तो मैंने बताया था कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। चलिए अब मैं रेस्पिरेशन पे आता हूँ। अच्छा अगर मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं? तो प्लांट्स भी जो होते हैं वो क्या कैसे रेस्पायर करते हैं? वो O2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब लेना, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना। ठीक है, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक, यही प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में करते हैं। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होती है। देखिए मान लीजिए ये एक प्लांट है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी रूट्स हैं। ठीक, ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं और ये नीचे क्या है? सॉइल है। ठीक, ये क्या है? इसकी सॉइल है। ठीक है, अच्छा सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं ऐसे ऐसे सॉइल के अंदर। जिनको हम क्या बोलते हैं? सॉइल पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, इनको हम सॉइल पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा सॉइल पार्टिकल्स का काम क्या होता है? सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें O2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? O2 फाउंड होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इनमें जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। अच्छा इनमें ऑक्सीजन होता है तो फिर आगे क्या होता है? ये जो रूट्स होती हैं, ठीक, इनमें कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। रूट्स में कुछ हेयर पाए जाते हैं जिनको रूट हेयर बोलते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, रूट में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक, और सॉइल के पार्टिकल्स में O2 फाउंड होता है। इतना आप समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं एक चीज़ और बात करूं तो जो हमारी प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो रूट्स में अलग होती है, स्टेम में अलग होती है और लीव्स में अलग होती है। ठीक, कैसे होती है अभी मैं तीनों में डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए देखिए ये रही लीव। ठीक है, ये आपकी लीफ हो गई।
ये आपकी स्टेम हो गई, और ये रूट तो मैं अभी बता ही रहा हूँ कि रूट में क्या कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर रहे थे रूट की, कि रूट में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें O2 फाउंड होता है, और रूट में रूट हेयर्स होते हैं। ठीक, अब जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स में O2 फाउंड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सॉइल पार्टिकल्स में जो O2 है रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, पर किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे वो नाम भी याद रखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही रूट हेयर जो होंगे वो सॉइल पार्टिकल से O2 को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, अच्छा, सॉइल रूट हेयर्स ने सॉइल पार्टिकल से O2 को एब्जॉर्ब तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा, तो जब रूट हेयर सॉइल पार्टिकल से O2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जब O2 रूट हेयर में पहुंचेगा पूरी तरह, ठीक, तो रूट हेयर में पहुंचने के बाद जो रूट वो O2 होगा वो रूट के सभी सेल्स में फैल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जो O2 होगा वो रूट के सभी सेल्स में फैल जाएगा। ठीक है, फैलने के बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज मतलब कैसे होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज मैंने बताया था कि O2 से CO2 बदल जाना। O2 इनहेल करता है और CO2 क्या करेगा, एक्सेल होगा CO2। ठीक, तो यहाँ जब रूट हेयर में रूट्स में O2 पूरी तरह फैल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक, गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, जो O2 है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। ठीक है, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये चीज़ बताइए कि जब CO2 में कन्वर्ट हो गया तो O2 यहाँ जो प्लांट रूट्स थी उन्होंने कहाँ से लिया था, रूट हेयर से। रूट हेयर्स के थ्रू ही रूट्स में आया था, तो रूट हेयर्स के थ्रू ही फिर जब O2 CO2 में बदल जाएगा तो CO2 भी क्या हो जाएगा, रूट से रिमूव हो जाएगा बाय द रूट हेयर्स। रूट हेयर से जब आया था तो जाएगा भी वहीं से। ठीक, तो रूट हेयर से आपका CO2 बाहर निकल जाएगा और सॉइल पार्टिकल्स में आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है रूट्स में। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ स्टेम की, ठीक है, स्टेम की मैं बात करता हूँ, तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं स्टेम में उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा, स्टोमेटा पाए तो जाते हैं स्टेम में, पर उनका काम क्या होता है, तो स्टोमेटा का काम ये होता है कि जो एनवायरनमेंट में O2 होती है, ठीक, एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसमें O2 होगी, तो एनवायरनमेंट में जो O2 होती है उसको क्या करते हैं, ये इनहेल करते हैं। ठीक, मैंने बताया था प्लांट्स O2 को इनहेल करते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा O2 को इनहेल करेंगे। ठीक है, फिर जब स्टोमेटा स्टेम में O2 को इनहेल कर लेंगे तो O2 जब ऐसे ही रूट्स में था, O2 जब पूरे स्टेम के सेल्स में फैल जाएगा अच्छे से, जब पूरे सेल्स में फैल जाएगा जब O2, तो फिर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होगी। यही होगा, गैसियस एक्सचेंज होगी, तो O2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। CO2 में हो जाएगा ना, O2 इनहेल होगा, CO2 एक्सेल होगा, तो O2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। अच्छा, फिर मैंने यहाँ बताया था रूट्स में कि जो O2 आया था रूट हेयर्स के थ्रू आया था और रूट हेयर्स के थ्रू CO2 बाहर गया था। तो यहाँ भी क्या होगा, जो स्टोमेटा से जो O2 है वो आपका किसके थ्रू आया, स्टोमेटा के थ्रू आया, है ना, स्टोमेटा के थ्रू आया O2, तो जाएगा भी कहाँ से, मतलब एक्सेल भी कहाँ से होगा, स्टोमेटा के थ्रू, है ना, यही होता है। ठीक है, तो जहाँ से जो आएगा वहीं से जाएगा। तो O2 कहाँ से आया था, स्टोमेटा में से। स्टोमेटा से आने के बाद O2 स्टेम के सारे सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज में O2 CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस बता दी और स्टेम में बता दी। चलिए अब हम देखते हैं लीफ में। अच्छा, मैं अगर बात करूं लीफ की, तो लीफ में क्या होता है, लीफ में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सॉरी, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जैसे मैंने अभी स्टेम में बताया था, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है,
अच्छा स्टोमेटा कहते हैं इनका काम क्या है, जैसे स्टेम में था, ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से O2 को इनहेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे स्टोमेटा, इन्वायरमेंट से O2 को इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद क्या होगा, इनहेल करने के बाद ये जो O2 आएगा वो लीव्स के हर सेल्स में अच्छे से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, जब हर सेल में लीव के अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका गैसियस एक्सचेंज होगा, जैसे सब में होता है वैसे ही लीफ में होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक, गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, CO2 में। ठीक है, CO2 में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वही प्रोसेस जो आपका जहाँ से आया है वो वहीं से बाहर जाएगा। स्टोमेटा से O2 को हमने इनहेल करा था, तो O2 यहाँ हमने ऐसे देखिए, O2 हमने क्या करा था, ये इनहेल करा था बाय द स्टोमेटा, तो अब यहाँ स्टोमेटा क्या करेंगे, CO2 को एक्सेल कर देंगे। ठीक, O2 यहाँ क्या करा था, इन्होंने इनहेल करा था बाय द स्टोमेटा। अब क्या करेंगे, जब पूरे सेल्स में फैल जाएगा उसके बाद गैसेस एक्सचेंज के बाद CO2 क्या करेंगे, एक्सेल कर देंगे। सिंपल है। ठीक, अच्छा लीफ, रूट और स्टेम में तो सिंपल CO2 एक्सेल हो गया, पर लीफ में क्या डिफरेंस होता है, लीफ में दो चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है, किस किस में, डे और नाइट में। किस किस में डिफरेंस हो जाता है, डे और नाइट में। डे और नाइट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए CO2 तो एक्सेल होगा लीफ में, ठीक, CO2 एक्सेल होगा लीफ में, पर डे और नाइट टाइम में क्या अंतर आ जाता है। अच्छा डे में देखिए क्या होता है, जब CO2 एक्सेल हुआ तो मैंने आपको एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताई थी, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए बताई थी ना, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें यही तो कर रहे थे कि हम CO2 और H2O को ले रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, फूड बन रहा था, यही बताया था मैंने, है ना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने बताई थी उसमें यही बताया था कि CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना फूड बना लेंगे प्लांट्स, यही बताया था। तो डे टाइम में भी यही होगा। डे टाइम में अच्छा बताइए सनलाइट होगी कि नहीं होगी, सनलाइट होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियस बात है। तो सनलाइट होगी तो जो हमारा CO2 प्लांट से एक्सेल होगा उससे क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे वो सनलाइट तो होगी डे में, तो CO2 और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेंगे, प्लांट्स अपना फूड बना लेंगे, है ना। फूड को क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। क्यों प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि सनलाइट होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में अभी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में CO2 होगा, वाटर होगा और क्या होगी, सनलाइट होगी, तो अपना प्लांट्स क्या करेंगे, फूड अपना ऑब्टेन कर लेंगे। डे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा डे टाइम की बात हो गई, तो डे टाइम में प्लांट्स को क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ नाइट की, तो नाइट में ऐसा हो सकता है CO2 तो वो प्लांट्स नाइट में भी एक्सेल करेंगे, ऐसा नहीं है कि रात में वो O2 एक्सेल करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्लांट्स जो है वो नाइट में भी CO2 को एक्सेल करेंगे, पर अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा कि CO2 तो एक्सेल करेंगे पर रात में सनलाइट नहीं होगी। तो सनलाइट नहीं होगी तो CO2 एक्सेल हुआ, ठीक है, पर प्लांट्स उससे क्या करेंगे, अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, आप सबको पता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी, और सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो CO2 जो आपका एक्सेल होगा वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, है ना, यही होगा। फूड तो ऑब्टेन कर नहीं पाएंगे, तो जो CO2 हमारा जाएगा कहाँ, एनवायरनमेंट में तो जाएगा, एनवायरनमेंट में जाके वापस मिल जाएगा। और अगर डे टाइम होगा तो CO2 एनवायरनमेंट में ना जाके प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे बाय विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, तो अपना खाना बना लेंगे। तो लीफ में यही डिफरेंस होता है डे और नाइट में, ठीक है। फूड नॉट प्रिपेयर, ओके। तो यही आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो थी वो क्या थी, प्लांट्स की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन कंप्लीट किया, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से कैसे एनर्जी बनती है, ठीक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हम लोग ने आज क्या डिस्कस किया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को पूरी तरह अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब दैट्स इनफ फॉर टूडेज वीडियो। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले में हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को कवर करेंगे, और क्या कवर करेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स भी कवर करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।